नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के माध्यम से हम तमाम ऐसी खबरों को भी यहां पर ज्वलंत करते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से भी है और व्यवस्थाओं से भी है। आज का मुद्दा भी बड़ा ज्वलंत है क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश को चौथा कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है। 11 मई 2022 को जब मुकुल गोयल को हटाया गया तो उसके बाद से लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि अब तक 22 के बाद से उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिल पा रहा है। पहले डीएस चौहान, फिर आर के विश्वकर्मा, फिर विजय कुमार और यहां पर 1990 बैच के आईपीएस और बड़े नाम रहे और हमेशा मेहनत करने वाले डीजी कानून व्यवस्था रहे प्रशांत कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। ईमानदार है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब उनको कोई भी काम सौंपा गया उस काम को बखूबी ढंग से निभाया और जब जिम्मेदारी से कोई काम निभाया जाता है तो निश्चित रूप से भरोसा बनता है। शायद यही भरोसे के कारण यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई है कि उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। पर जैसे ही कार्यवाहक डीजीपी बना है तो यहाँ पर बयान भी आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कह दिया है कि अब तक ऐसा क्यों हो रहा है कि स्थायी डीजीपी नहीं दिया जा रहा है। क्या यह लखनऊ और दिल्ली के बीच का झगड़ा है? यह एक कौन सी बात है जिसको लेकर अब तक हम 22 से देख रहे हैं, 11 मई 2022 से बात लगातार देख रहे हैं कि चौथा कार्यवाहक डीजीपी यहां पर प्रशांत कुमार को बनाया गया। क्योंकि आज 31 जनवरी को विजय कुमार जो अभी इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया। हालांकि यहां प्रशांत कुमार का कार्यकाल लंबे होने की उम्मीद भी है क्योंकि यहां पर उनका जो कार्यकाल है वो मई 2025 में खत्म होगा। महत्वपूर्ण चर्चा विषय ये भी है क्योंकि यहां पर विपक्ष का हमला भी शुरू हो गया है और यहां पर चर्चा भी जरूरी है कि आखिर क्यों स्थायी डीजीपी यहां पर नहीं दिया जा रहा है। जो यूपी से लिस्ट भेजी जाती है उसको लेकर यहां पर क्यों केंद्र से मंजूरी नहीं मिलती है। 18 महीने हो गए और 18 महीने से लगातार कार्यवाहक डीजीपी के सहारे देश का सबसे बड़े आबादी वाला राज्य, एक देश के बराबर आबादी वाला राज्य कार्यवाहक डीजीपी से संचालित किया जा रहा है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष ने भी यहां पर स्थायी डीजीपी का मुद्दा उठा लिया है और यहां पर कार्यवाहक डीजीपी के सहारे क्यों यहां पर उत्तर प्रदेश को चलाया जा रहा है। सवाल तो उठता है। हालांकि डीजीपी डीजीपी होता है, कार्यवाहक रहो या स्थायी रहे, प्रभार वही रहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक स्थायी और अस्थायी की जो बीच का अंतर है, जो आ है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही आ है जो किसी चीज को वजूद बताता है, वजूद देता है, आधार देता है और जब आ हट जाता है तो उसमें वजूद आ जाता है और जब आ जुड़ा रहता है तो वजूद नहीं रहता है। तो अस्थायी और कार्यवाहक निश्चित रूप से यहां पर टेम्परेरी है, स्थायी डीजीपी जरूरी है। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं क्योंकि आज यहां चर्चा के माध्यम से हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष यहां पूछ रहा है तो ये पहली बार तो है नहीं, ये दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार नहीं, बल्कि चौथी बार है। डीएस चौहान से शुरू हुआ, आर के विश्वकर्मा बने, उसके बाद हमने आपको बताया विजय कुमार यहां बने, उसके बाद यहां पर प्रशांत कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। बड़े अफसर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े मुद्दों में उनकी चर्चा होती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विवेक पांडे अपनी राय देंगे और राजनीति विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ दिलीप भाई जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल अश्विनी भाई से ले लेता हूँ। अश्विनी भाई, कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है चौथा, 18 महीने से लगातार व्यवस्था कार्यवाहक डीजीपी की सहारे चल रही है और जैसे ही यहाँ पर नाम आता है, कमान दी जाती है, वैसे ही सपा प्रमुख का यहां पर ट्वीट आ जाता है कि क्या ये दिल्ली और लखनऊ के बीच का लड़ाई है या अपराधियों से सांठगांठ है जिसके चलते यहां पर फिर कार्यवाहक डीजीपी मिलने वाला है। उन्हें मिलने वाला लिखा, यहां मिल गया है। कैसे देखते हैं भाई? क्योंकि यहां पर लगातार हम देख रहे हैं पहले भी 3 डीजीपी यहां पर रहे हैं और इतना बड़ा राज्य में कार्यवाहक डीजीपी के सारे कैसे व्यवस्था संभालते रहेंगे? जी गौरव जी, देखिए ये मन का संदेह होता है, मन का भेद होता है जी। काम करने वाला कार्यवाहक से भी काम करा लेता है और काम न कराने वाला जो है परमानेंट भी बनाकर नहीं करा पाता है। क्या बात। ये 4 जो आपने गिना, इसी में देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने माफियाओं का सफाया हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर हुई और आज जो है एक नमूना पेश किया जाता है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का। ये कार्यवाहक डीजीपी के अंतर्गत हुआ जी। लेकिन जिसके पास पूरे थे जी। उसमें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चलाया जाता था। अच्छा।
तो बेहतर कौन है भाई? अच्छा। एक समय वो भी था, और मैंने ट्वीट पढ़ा माननीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी के। जी उन्होंने लिखा है, तो जी मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से जी कि जब उन्होंने मुकुल सिंघल जी को 2 महीने में ही हटा दिया था, वो घर की खेती थी क्या? कि जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा मुकुल सिंघल को बना दो तो बना दिया, हटा दो तो हटा दिया, हम्म और सरकार हमारी केंद्र में थी। हम्म। उनकी वहां पर तो भाई ऐसा तो नहीं था कि बड़ा अच्छा ट्यूनिंग था। आज हमारी सरकार में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई। जी बिल्कुल तो लिखा है। भाई आप अपने बारे में सोचिए, हमारे बारे में मत सोचिए कि लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। हमको प्रदेश को बेहतर चलाना है। जी। मुकुल सिंघल का भी याद दिलाना इसलिए जरूरी था कि वो घर की वो है। खेती थी। जी। पिताजी ने कहा तो बना दिया, ठीक। पिताजी ने कहा तो हटा दिया। 2 महीने में मुकुल सिंघल को हटाकर राहुल भट्टागर को बनाया गया था। बिल्कुल बनाया गया। लेकिन उसकी परमिशन मिल गई तुरंत आपको, और आप अच्छा। लिख रहे हैं कि दिल्ली और यहां पर अनबन। तो भाई लिखने दीजिए। ये लोग चूंकि राजनीतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं सकते हैं, अच्छा। तो कभी कुछ लिखेंगे, कभी जैसे वो साण वाले अध्यक्ष हैं, वो साण का ही फोटो डालते रहते हैं, अच्छा। तो कभी उसके सहारे काम चलाते हैं। तो जी। राजनीतिक रूप से जीत नहीं पाने वाले व्यक्ति अच्छा। प्राणवायु कुछ भी कहीं निकालते रहेंगे। जी। उन लोगों को 2024 की चिंता करनी चाहिए हम्म कि आज उन लोगों के पास किस तरीके से लड़ाई के लिए भीतरघात हो रहा है। हम्म राहुल गांधी क्या मांग रहे हैं, हम्म। आप कितना दे रहे हैं, जी। आपका इंडिया अलायंस कैसे टूट गया है, हम्म खंड खंड हो गया है, हम्म। अखिलेश वखिलेश कहा जाता है मध्य प्रदेश में, वो सब की चिंता नहीं कर रहे हैं वो। उनको ठीक। करनी चाहिए उसकी चिंता, अश्विनी भाई। क्योंकि अगर राजनीति में बने रहेंगे जी। तो बहुत से डीजीपी आएंगे और जाएंगे। चलिए। अगर राजनीति से ही आउट हो जाएंगे हम्म। तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ बचेगा अश्विनी भाई, नहीं। मेरा एक सवाल आपसे। आपने कहा कि जी कारबाग डीजीपी में इतिहास बना दिया हमने, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था, इतने बड़े बड़े काम हमने कर दिए, तमाम एनकाउंटर कर दिए, और यहाँ पर अपराधी को मजबूर कर दिया कि वो अपराध छोड़ दे। तमाम तरह की बातें आपने की। तो आपको नहीं लगता है कि, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पर कारबाग डीजीपी में आप इतना बढ़िया कर रहे हैं, अगर स्थायी डीजीपी दे देंगे तो और बढ़िया कर लेंगे, और बढ़िया बेहतर हो सकता है, और अपराध आप यहाँ कम कर लेंगे। तो स्थायी डीजीपी की शुरुआत भी अश्विनी भाई होनी चाहिए। कब तक नहीं ये नहीं, टेम्परेरी एकदम काम चलाते रहेंगे? जी एकदम गौरव जी, आपका सवाल सही है, स्थायी जी डीजीपी होना चाहिए। जी लेकिन अगर हमारा कार्यवाहक ही बेहतर व्यवस्थाएं कर रहा है जी। तो एक संतुष्टि होनी चाहिए प्रदेश के लोगों को, क्योंकि प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के विपक्षी दलों के नेताओं को बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो मैं कह रहा हूं कार्यवाहक से हो चाहे अस्थायी से हो। अच्छा। आपकी बात से मैं सहमत हूं, अस्थायी होना चाहिए जी और उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। जी। मगर प्रदेश के लोगों को कानून व्यवस्था में बेहतर हम्म सकून हम्म। मिलने का कार्यक्रम इन्हीं अस्थाई लोगों ने दिया है, जो अस्थाई और कार्यवाहक जिसको कहा जा रहा है। अच्छा। पूरब से लेकर पश्चिम तक आज जी। जो कानून व्यवस्था का डंका पीटा जा रहा है, योगी राज योगी राज। दूसरे प्रदेशों के लोग, मैं अभी आंध्रा गया था, जी हमारे कुछ मित्र लोग थे वहां, उन्होंने जी। कहा कि भाई हमको भी उत्तर प्रदेश की तरह डीवी मिल जाता तो यहाँ कम से कम कानून व्यवस्था तो वो मुख्यमंत्री मिल जाता तो सही हो जाता। क्या बात। मतलब ये बड़ी स्थितियां डिमांड है, हैं बड़ी दूसरे डिमांड प्रदेशों की। मुख्यमंत्री की भी, बड़ी डिमांड है मुख्यमंत्री की, और निश्चित रूप से यहाँ पर जैसा अश्विनी भाई जी ने कही है। अब यहाँ पर बात हम विवेक पांडे की लेते हैं। विवेक भाई, और महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे को उठाते भी आए हैं, विवेक पांडे, आप लगातार मुद्दे को उठाते भी आए हैं, और ये मुद्दा आपके सामने भी आ गया है, क्योंकि यहाँ प्रशांत कुमार को चौथा कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया है, कमान दे दी गई है। और अश्विनी भाई ने कहा है कि कार्यवाहक डीजीपी में बेहतर कर रहे हैं, स्थायी में तो और बेहतर कर देंगे, पर स्थायी कब होगा वो अभी बताया नहीं, हो सकता अभी इसकी प्रक्रिया चल रही हो। क्या कहेंगे आप विवेक पांडे? आपके नेता ने ट्वीट भी कर गौरव दिया। भाई, जी बहुत बहुत लंबे समय के बाद आज अपने कानून व्यवस्था का विषय उठाया है। जी और कार्यवाहक डीजीपी देने का मतलब ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक मानसिक विकलांगता जिसको बोलते हैं, अच्छा मानसिक अपरिपक्वता, उसका सूचक है। अच्छा। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, जहां से कि उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी जाकर के दूसरे राज्यों में माइलस्टोन वर्क परफॉर्मेंस दे करके वहां एक बेंचमार्क सेट करते हैं, उत्तर प्रदेश को इन्होंने इस तरह से वेंटिलेटर पे रख दिया है कि एक स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रहे, या कोई स्थायी डीजीपी बनना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि 2021 के यूपीएसआई स्कैम के जो छींटे हैं उसके काले दाग अपने ऊपर ले कौन, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात में आऊंगा, जी कार्यवाहक डीजीपी पे बात होनी चाहिए थी, चूंकि हमारे आदरणीय अश्विनी भाई चले गए राजनीतिक बातों पे, लेकिन मैं विषय को डिरेल नहीं करूंगा। जी कार्यवाहक डीजीपी होने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए बाइक भत्ते की घोषणा की, वो बाइक भत्ता आज तक कई जिलों में लागू ही नहीं है। लीजिए। कागजों पर उसकी आड़ में साइकिल भत्ता भी खत्म कर दिया गया।
तो ये कार्यवाहक डीजीपी होने का पहला प्रमाण। अच्छा। दूसरा, इन्होंने मोबाइल सिम के भत्ते की घोषणा की थी 2023 के पुलिस स्मृति दिवस पे। कई जिलों में वो सिम भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। और उसकी आड़ में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के अन्य कई भत्तों को समाप्त करने का काम किया गया कोविड के समय। तो मुझे लगता है कि आप कार्यकारी डीजीपी की बात जब करते हैं तो एक स्थायित्व का मतलब ये होता है कि किसी भी बात की जिम्मेदारी तय होना जी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, भाई कौन मुख्यमंत्री है यही समझ में नहीं आता। एक है छापामार मुख्यमंत्री जो केवल छापे मारने में व्यस्त रहते हैं, कार्रवाई कभी होती नहीं। एक है स्टूल मंत्री जो केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ते हैं लेकिन उसकी स्टूल या कुर्सी फिक्स नहीं है। और एक है जो कि मुख्यमंत्री कहे जाते हैं लेकिन उनके निर्देशों को अधिकारी कभी कुछ समझते भी नहीं और कुछ मानते भी नहीं, कुछ मानना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। आए दिन उनके निर्देश तो आते हैं लेकिन उनके कार्यों का पलीता लगाने की खबरें भी आप ही लोग के माध्यम से आती हैं। जी। तो मुझे लगता है पहले उत्तर प्रदेश तय कर ले कि जब उत्तर प्रदेश में स्थायी मुख्यमंत्री नहीं है तो स्थायी डीजीपी कहां से दे देंगे ये। और उससे बड़ी बात, अभी मैंने एक आरटीआई डाली थी। उत्तर प्रदेश की बात जब आप करेंगे तो जितना विकास कार्य पुलिस को, कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किया गया, अच्छा। क्योंकि डीजीपी का कार्य होता है उत्तर प्रदेश की पुलिस संस्था को अगर वो संचालित कर रहा है तो पुलिस संस्था से जुड़ी जितने भी सुधार के कार्यक्रम है या सुधार की जो आवश्यकताएं हैं उनको सरकार के सामने रख करके उनको क्रियान्वित करवाना। मैंने इनसे आत्महत्याओं के आंकड़े मांगे क्योंकि 2017 से जब से योगी जी की सरकार बनी है अभी तक 2016-17 से जब से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है लगभग 1000 से अधिक जवानों ने आत्महत्याएं की हैं। इनका मुख्यालय वो आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं। आरटीआई का जवाब इन्होंने दिया है कि ये सूचना मुख्यालय के पास उपलब्ध नहीं। अच्छा। अब अधिकारियों की कूपमंडुकता ये हो गई है कि कोई समीक्षा नहीं करता, इसलिए उनको ये भी नहीं समझ में आया कि मृतक आश्रित की फाइलों को ही उठा करके कम से कम आंकड़े दुरुस्त करके दे देते। अच्छा। तो ये केवल और केवल समय काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सत्य एनसीआरबी के आंकड़ों ने निकाल के रख दिया है सामने, पोल खोल दी है पूरी तरह से। और ठीक है, अश्विनी भाई अपना धर्म निभाएं, सरकार में है तो वाहवाही करना उनका फर्ज है। लेकिन जो जमीनी स्तर पे आए दिन आपराधिक घटनाओं से लेके घर में घुस के बलात्कार करने जैसी घटनाएं और पिछड़े वर्ग के ऊपर जिस तरह से लगातार अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है, मैं तो कहता हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि कार्यकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये वो आपातकाल है, ये वो आपातकाल है, सुन लीजिए, ये वो आपातकाल है जहां पे उत्तर प्रदेश में महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके वापस आने की गारंटी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये बात यहाँ पर सामने आई। विवेक पांडे ने बताया हमको कि पीड़ित का भी वर्ग होता है, पिछड़े वर्ग के पीड़ित। खैर यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि ये पिछड़े वर्ग की पीड़ित की बात आपने क्यों कही। फिर विवेक पांडे मैं यहाँ पर दिलीप भाई को लूंगा। दिलीप भाई हमेशा अपने मुद्दों की बात करते रहते हैं। जब एनसीआरबी डाटा निकालता है, सुन लीजिए, जब एनसीआरबी के डाटा आते हैं तो जो उसके तथ्यात्मक उसकी शब्दावली है आप उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? भाई मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पर जो पीड़ित होते हैं ना वो उनका कोई वर्ग नहीं होता। पीड़ित तो पीड़ित होता है भाई, जैसे अपराधी का कोई वर्ग नहीं होता, ऐसे यहाँ पर जो पीड़ित होता है, जो तकलीफ में होता है, उसका कोई वर्ग नहीं होता। अरे तो वहाँ पर पीड़े मत लाइए भाई। अरे वहाँ पीड़े मत लाइए, मैं समझ रहा हूँ, पीड़े मत लाइए। को कुत्ते नोच रहे हैं ये तो रामदास जी बताते हैं। बेभाई हो गया, बेभाई हो गया। यहाँ पीड़े मत लाइए, यहाँ पर चर्चा आज कार्यवाहक पर है। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप भाई थोड़ी समीक्षा अपनी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ अश्विनी भाई भी बोल चुके हैं, कह रहे हैं कि कार्यवाहक से अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं, सब व्यवस्था बेहतर है, इतिहास बना दिए हैं, एनकाउंटर्स में तमाम चीजों में अपराधी थर-थर कांप रहा है, स्थायी में तो और बढ़िया कर देंगे। और वे भाई ने यहाँ पर अपनी बातें कही हैं, थोड़ा आप समीक्षा आप भी कर दीजिए। जी हरदीप भाई। गौरव जी, अश्विनी जी की बातें एकदम सही हैं, लेकिन उस पर 2-3 सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अगर बहुत बढ़िया काम करेगा तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा जी, या उसको वो सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी जो परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती हैं जी, या क्या वो सारे अधिकार उसके पास होंगे जो एक परमानेंट एम्प्लॉय के होते हैं जी, सिर्फ काम कर देना है, परफॉर्मेंस दे देना यही सफिशिएंट नहीं होता है जी। ये ठीक बात है कि कार्यवाही डीजीपी के रिजीम में भी अच्छा कानून व्यवस्था सुधर रही है, जैसा कि अश्विनी जी ने कहा है। अच्छा। विवेक जी के हिसाब से वो नहीं सुधर रही है, अश्विनी जी के हिसाब से वो सुधर रही है, ये हमेशा रहता है। चलिए, बात सुधर रही है नहीं सुधर रही है, ये दोनों लोग इस पे पक्ष विपक्ष रखेंगे। मैं सिर्फ इतना सवाल जरूर करूंगा जी, कि ऐसा क्या कारण है जी, कि सारी चीजें बहुत सुचारू रूप से चलने के बावजूद भी जी, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जी, जो मेन मुद्दा होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए, और भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस जीरो टॉलरेंस के लिए जो मुख्य अधिकारी है जी, उसको परमानेंट कुर्सी क्यों नहीं दी जा रही जी। है? ऐसा क्या कारण है? क्या काबिल ऑफिसर्स नहीं है या कोई इंटरनल ऐसी चीज चल रही है? खैर इंटरनल चल रही होगी तो ये नहीं बताएंगे। काम अच्छा होना हो रहा होगा, उसकी फाइलिंग डेट क्या बची होगी?
अच्छा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल तो खड़ा होता है अश्विनी जी। अच्छा। और अगर परमानेंट पोस्ट बनाई गई है, एडहॉक पोस्ट जो होती है, कार्यवाहक जो होता है जी। वो टेम्परेरी फेज होता है, बिल्कुल वो होता है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। वो जी। ये होता है कि किसी कारणों से परमानेंट पोस्टिंग नहीं दी जा पा रही है तो एक कार्यवाहक बैठा दिया जाता है कि आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलाइए, जी। लेकिन पूरा कार्यकाल कार्यवाहक अधिकारी चलाएगा, ऐसा किसी सिस्टम क्या में बात होता है, नहीं। बड़ी बात क्या कही। हो रहा है तो क्यों हो रहा है कि आप जी। बेहतर जानते हैं। ठीक है अश्विनी भाई, दिलीप भाई ने बड़ी बात कही है कि चलो 10-15 दिन के लिए बना लो, चलो काम चला ले, टेम्परेरी काम चला ले, पर पूरा कार्यकाल यहाँ पूरा कर रहे हैं। कोई आता है अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता है, और प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक है, तो उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है अपना कार्यकाल यहाँ पूरा करके जाए। तो यहाँ पर दिलीप यशवर्धन जी ने बड़ा सवाल पूछा है आपसे कि क्यों स्थायी नहीं ला रहे हैं। जी नहीं, देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते सवाल बढ़िया है, उनका भी और आपका भी। मैंने कहा कि सवाल आपका अच्छा है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, मगर जी ये देखने को मिला है कि जब हमारे अधिकारी सक्षम है काम करने के लिए, जी। तो उनको कार्यवाहक बनाया जाए या उनको जो है परमानेंट किया जाए। जी काम तो अच्छा हो रहा है जी प्रदेश में। अगर हम एक अच्छे कानून व्यवस्था की परिकल्पना कर सकते हैं, जिसके वजह से जो पहले अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। विजय आज जो परिस्थितियां बदली हुई हैं, 22-22, 23-23 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं प्रदेश में, जी 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, 7 दिन में 20 लाख लोग वहां जाकर दर्शन कर चुके राम मंदिर में। तो ये कोई एक तिनका भी नहीं खड़का, मुस्लिम भी दर्शन कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। अच्छा तो वहां पर जब कोई तिनका भी नहीं खड़का, तो इसका मतलब कि हमारे अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा रही बात विवेक भाई के सवालों का जी कि वो उन्होंने आरटीआई मांगा, अरे भाई विवेक भाई, आरटीआई में मांग लेते कि जब से ये सरकार आई है कितने लोगों को बढ़िया पैरवी करके जी मृत्युदंड दिलवाया है, जी आजीवन कारावास कितने लोगों को दिलवाया है, कितने बलात्कारियों को सजा दिलवाई है, जी कितने के लोगों के घरों की कुर्की कराई है, कितने अपराधियों को इनकाउंटर किया, सब मांगना चाहिए। अच्छा ये आपसे पता चलता है कि कम से कम आप भी जागरूक नागरिक, आप थोड़े ही हैं कि आप अपने ही एक सवर्ण जाति में पैदा हुए हैं ये, जी। और पीडीए की बात कर रहे हैं, जी। उसमें पीडीए में सवर्ण नहीं है। अच्छा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बाद भाई ठाकुर बाभन बनिया कहाँ गया, लाला कहाँ गया? जी अखिलेश जी ने तो सबको परित्यक्त कर दिया है। तो विवेक जी आज जो है जहां बैठे हैं, इनकी क्या स्थिति है वहां? कोई है स्थिति? जी तो जब खुलेआम कह रहे हैं, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, हम शौचालय भी सबको देते हैं, मकान भी सबको देते हैं, उज्ज्वला भी सबको देते हैं, आयुष्मान भी सबको देते हैं। हमने कभी भी एक वर्ग की बात नहीं की, हम सबको लेकर चलते हैं। इन्होंने अपराध में भी खोज लिया कि जो है पिछड़ा के साथ जो है ये घटनाएं होती हैं। आपने सही जवाब दिया कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, तो पीड़ित और पीड़िता की भी कोई जात नहीं होती है। जी पीड़िता पीड़िता होती है, पीड़ित पीड़ित होता है, अपराधी अपराधी होता है। जी लेकिन ये है इन लोगों का दोहरा मापदंड, जिसको जनता देख रही है, और यही बात वो जनता को ये लोग समझाने में असफल रहते हैं। अच्छा जो यहाँ टेलीविजन चैनल पर आकर आपके माध्यम से दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं। पूछ लेता हूँ, ये जनता को समझा ले तो जनता इनको सर माथे पर बैठा ले। जी जब से अध्यक्ष बने अखिलेश जी, तब से हराए न चुनाव इनको। इन्होंने आपका सिर्फ सवाल उठा दिया भैया, श्रीजाई ने बोले आप बताइए आप कहाँ पर है, क्या मिला आपको? जी जी देखिए, मानसिक परिपक्वता और अपरिपक्वता में लीगल टर्मोलॉजी में बहुत ही महीन लकीर का अंतर होता है। अच्छा भाई, इन्होंने कहा कि हम बैठ करके पिछड़ों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एनसीआरबी के आंकड़े, गौरव भाई क्योंकि पहली बार सवाल आपने उठाए थे तो आपकी बात भी करूं, और अश्विनी भाई तो चलिए ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है एनसीआरबी के आंकड़े जब आप पढ़ते हैं और उसमें जो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आता है, उन आंकड़ों को भी आप नजरअंदाज करके आज एक माइंडसेट करना चाहते हैं या एजेंडे पे काम करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जब एनसीआरबी जारी करता है पिछड़े वर्ग पे, दलित पे, महिलाओं पे, चाहे जिस तरह से अपराधों का वर्गीकरण अलग अलग जातियों के अनुसार करता है, तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि भाई एनसीआरबी तो इनके हाथ में है ना, ये संचालित ही क्यों कर रहे हैं जातियों के आधार पे? जिस देश में प्रधानमंत्री खुद मंचों से खड़े होकर अपनी जाति की बात करता है, वो हमको बता रहे हैं कि जातियों की बात हो रही है। दूसरी बात पे आता हूं मैं, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की, सवर्ण। मैं सवर्ण जाति से आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, और इसमें मुझे स्वाभिमान भी है, मेरा अभिमान भी है, मेरा गर्व भी है। लेकिन सवर्ण, असली सवर्ण वो होता है जो कि पिछले वर्ग को उत्थान करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। अच्छा, हमारे पूर्वजों का इतिहास जब हम देखते हैं तो हमने समाज को देने का काम किया। जी। और सबसे बड़ी बात, ये सवर्ण होने की जो मर्यादा की बात कर रहे थे,
आज तक मुझे लगता है अश्विनी भाई ने अपने घर के किसी आधे अधूरे मंदिर बने हुए आधे अधूरे मंदिर या जिस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई होगी। अच्छा। और ना ही इन्होंने अपने एक अधूरे घर का गृह प्रवेश करवाया होगा। अच्छा। लेकिन जब राजनीतिक मंचों पे बात आती है तब इनको सवर्ण और उनके पैरामीटर याद आ जाते हैं। अच्छा। जिस देश में आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों का खुलेआम अपमान किया गया, अच्छा, वहां लीजिए। पे ये सनातन और सवर्ण की बात करते हैं। शर्मनाक लगता है, थोड़ा हास्यप्रद ज्यादा लगता ऐसे है। भाई उंगली उठा और दी। इससे बड़ी बात मैं कहूँ, जी। यही होता है महीन अंतर पढ़े लिखे विभेद का और थोड़ा सा पढ़े लिखे जानकारी का। अच्छा। मुझे लगता है एनसीआरबी के जब आप आंकड़े देखते हैं और उसमें जो इंडेक्स वाइज बाइफर्केशन है, जी। अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते तो एनसीआरबी ये काम कर क्यों रही है? चलिए। आप राजनीतिक मंचों पे बैठ करके केवल झूठ परोसेंगे, उससे एनसीआरबी के ऊपर आप लगाम तो नहीं कस पा रहे हैं। एनसीआरबी को नोटिस जारी करिए, सरकार की छवि धूमिल करने का खुलेआम प्रयास कर रही है, लेकिन एनसीआरबी के अधिकारियों की जगह ये विपक्ष पे ताने कोस रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पुलिस मुख्यालय अखिलेश यादव जी की देन, 1090 अखिलेश यादव जी की देन, 102 108 एम्बुलेंस अखिलेश यादव जी की देन, पुलिस सुधार की दिशा में सबसे ज्यादा काम अखिलेश यादव जी की देन, 700 से अधिक स्वचालित वाहन जो मंगवाए गए थे ताकि क्विक रिस्पांस टीम तैयार की जा सके डायल 100 के लिए, वो अखिलेश यादव जी की। आपने तो केवल नामकरण किया और अपने चुनिंदा अधिकारियों को बिठाने के अलावा काम क्या किया? आज जिस प्रशांत जी की बात हो रही है, सुन लीजिए, जिस प्रशांत जी की बात हो रही है, हाथरस कांड में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने आरोपों को झुठला दिया था। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ भाई, उसी हाथरस कांड में जब सीबीआई ने जांच की तो 3 आईपीएस 2 आईएएस पे कार्रवाई करने की संस्तुति की उत्तर प्रदेश सरकार से। कार्रवाई ये हुई कि सबको प्रमोशन दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि आप हम पे सवाल उठाने से अच्छा अपनी कार्यप्रणाली को देखिए। आज कानून व्यवस्था के मसले पे उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही असुरक्षित महसूस करती है, सोशल मीडिया पे वायरल करती है पत्र लिख करके कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन आप उनकी संज्ञान नहीं लेते, उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं लेते। आपके अधिकारी केवल मनमानी करके कानून व्यवस्था का भद्दा मजाक बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आड़ में नंगा नाच हो रहा है कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ाने का, लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जहां इंस्पेक्टर दरोगा को गोली मार दी जाती है उसको राम राज्य ही मानते होंगे ये। अरे जवाब ले लीजिए भाई। और आप सुनिए ना, आरएसएस के स्वयं सेवकों को थाने में बिठा दीजिए और जितने पुलिस के सिपाही हैं उनको इनकार दिली बना दीजिए। ठीक हो गया, बड़ी वजह से। देखिए, इन्होंने जो बताया भाई, उत्तर प्रदेश में पुलिस हेडक्वार्टर इन्होंने नहीं बनवाया था, उसके पहले पुलिस हेडक्वार्टर था ही नहीं, काम नहीं हो रहा था। अच्छा। एम्बुलेंस चली नहीं रही थी उत्तर प्रदेश में। उसके पहले क्विक रिस्पांस होता ही नहीं था, स्क्वाड था नहीं, एसओजी थी नहीं, सब गठन इन्होंने किया। चाँद पर भी नीला निशान के पहले यही लोग गए थे, समाजवादी पार्टी वाले लोग। ये इन लोगों ने बताया नहीं आपको। सफाई में नाच यही कराते थे। आज जो है देखिए किस तरीके से अयोध्या में क्या हो रहा है। अब रही बात शंकराचार्यों की, बनारस में शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। अरे इनके पूर्व विधायक नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे भाई, आपको अच्छा जवाब देने बोलिए। देखिए, उसी शंकराचार्य जी को बनारस में लाठियों से पिटवाने का काम अखिलेश जी ने ही किया था। चलिए, तब उनका अपमान नहीं हुआ था, नहीं बुलाया, इस वजह से इन्होंने नहीं बुलाया। यूपीए की सरकार थी तो बिजली चोरी में एक शंकराचार्य को जब जेल में बंद करा दिया लोगों ने, शंकराचार्यों का सम्मान किया इन लोगों ने। क्या मोदी जी चारों जबकि रामानंदी प्रथा और दूसरे मौका दूंगा आपको जी। जब पूजा की प्रथा अलग अलग है और शंकराचार्य हमारे भगवान के स्वरूप हैं, उनको वहां बुलाए जाना न बुलाए जाना, और कौन कह रहा मंदिर जो है अधूरा है? जाकर देखे ना भाई, समाजवादी तो जा नहीं रहे हैं। किस मुंह से जाएंगे? सरजू के पानी को खून से लाल करने वाले एक समय कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बुलाया जाएगा तो जाएंगे। जब दिखा दिया जाता है कि ये कार्ड चला गया है आपके यहाँ, तब कहते हैं हम मन करेगा तो जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे? देश को मुंह दिखाना भी है। ये लोग रामद्रोही हैं, इन लोगों को उसमें कुछ बात नहीं है। और रही बात उस महिला सिपाही की जिसकी इन्होंने किया, मैं कहना चाहता हूँ वो पुलिस से बर्खास्त की जा चुकी है। वो आरोपित है और उसके कार्रवाई उसके पति के ऊपर जो है, जो वहां के पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो बड़ा बर्खास्त सिपाही को, जब वो बर्खास्त हुई थी तो उसके नौकरी के लिए इन्होंने आंदोलन नहीं किया था। वो रील बनाते समय बर्खास्त हो गई थी, दोबारा तथ्यों को छुपा कर नौकरी पाई, तो इन्होंने नहीं कहा कुछ उससे। आज उसको उत्पीड़न की बात याद आ गई इनको। ठीक है दिलीप भाई, अश्विनी भाई की बात से आप सहमत हैं? अश्विनी भाई ने कहा कि जब कार्यवाहक अच्छा काम कर रहा है तो स्थायी की भी आवश्यकता नहीं, और प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे, प्रक्रिया चल रही है। अब जवाब आप दे दीजिए उनका कि सवाल आपका था। प्रक्रिया तो चल ही रही होगी, कागज में प्रक्रिया जरूर चल रही होगी। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर कार्यवाहक अच्छा काम कर रहा है तो हम कार्यवाहक से ही काम कराते रहेंगे जी।
जितनी भी ऑफिशियल पोस्ट हैं, जो ऑफिशियल डेकोरम्स हैं, जी। उनका अपना एक मायना है ना जी। मायना इसीलिए है। अगर कार्यवाहक की बात करी जाए, अब आप कहिए कि योगी जी को हटा करके डिप्टी सीएम अगर मौर्य साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो आपके दूसरे डिप्टी सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल की विजिट कर रहे हैं, तो सारी योगी जी की पावर उनको दे दी जाए। योगी जी तो कहीं विजिट कर नहीं रहे हैं, सारी पावर उनको दे करके उन्हीं से काम करा लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, आप काम करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट लेकर के आ रहे हैं, वो टाइमिंग अरेंजमेंट हो तो मान्य है, लेकिन टाइमिंग अरेंजमेंट परमानेंट कभी नहीं हो सकता है। दोनों में डिफरेंस समझिए, सरकारी डिफरेंस समझिए, कानूनी डिफरेंस समझिए। आप काम अच्छा करा ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिकृत हो गए कि आप कार्यवाहक से ही काम चलाते रहेंगे। जी ठीक है। वे पांडे कुछ बोल रहे थे, वे पांडे बोलिए। नहीं, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि एक उदाहरण जो इन्होंने प्रस्तुत किया उसके सापेक्ष में जो इनके अधिकारी फिल्मों में काम कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कर दीजिए भाई। अनुशासनहीनता की बात करके केवल निचले स्तर पे कर्मचारियों पे कार्रवाई करना क्योंकि उनसे इनको नौकरी करवानी है, उनसे चुनाव को प्रभावित करवाते हैं, उनसे विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। तो मुझे लगता है कार्रवाई अगर दो तरफा होगी, जातिगत भेदभाव होगा विभागों में और वो भी ऐसे अनुशासित विभागों में, तो मुझे लगता है भाई उन अधिकारियों पे भी बोल देते जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। जी। क्या वो ठुमके नहीं लगा रहे हैं जाकर के? उससे इनका सम्मान बढ़ रहा है पुलिस विभाग का। लेकिन कार्रवाई निचले स्तर के कर्मचारी पे होती है। मैंने अभी 2-3 भक्तों की बात की गौरव भाई, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री कोई घोषणा करता है तो उस घोषणा को आधिकारिक रूप से उस राज्य का कहीं न कहीं पूरक माना जाता है। जी। और मुख्यमंत्री की हुई घोषणाओं को आज तक अगर 3.25 लाख फोर्स है, 3.25 लाख जवानों को नहीं प्रदत्त किया जा रहा है हर महीने, तो मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। कार्यकारी और परमानेंट एक स्थायी नियुक्ति होने का मतलब ये होता है कि आपकी जिम्मेदारियां तय होती है। आज गौरव भाई अगर प्राइम टीवी के स्थायी कर्मचारी हैं, तो गौरव भाई की किसी भी कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां तय हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी बेस पे अगर आप किसी को बिठा करके केवल और केवल समय काटना चाहते हैं, तो भाई इससे आपकी मानसिक अच्छा काम कर रहे हैं, समय साबित हो रही है। अरे वो कहते रहे अच्छा काम कर रहे हैं, समय का कर रहे हो। आपको बोला है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रोजेक्ट चला रहे थे आप लोग। भाई मैं तो इनके राजनीतिक बातों में नहीं फंसूंगा ना। मैं तो सिंपल 2 सवाल पूछ रहा हूँ। अगर काम अच्छा हो रहा है तो एनसीआरबी के आंकड़े गलत क्यों हैं? और अगर एनसीआरबी के आंकड़े सही है तो काम अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत सीधी स्पष्ट बात है। हम इन राजनीतिक बातों में नहीं फंसेंगे। देखिए, हम लोग विधि के जानकार हैं, हम कानूनी प्रैक्टिस करते हैं। हम तो एक बात जाते हैं कि आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, और आंकड़े अगर आपके विरोध में है तो मुझे लगता है कि काम के नाम पे समय काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सदन में पुलिस का पक्ष रखने वाला डीजीपी भी नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ डीजीपी को सदन में बुलाया कीजिए। जब सत्र चले तो सरकार नहीं, डीजीपी जवाब दे। जवाब लीजिए, बोलिए। नहीं, आंकड़ों की बात में ही उत्तर प्रदेश में जो है क्या क्या आंकड़े कम दिखाए गए उसके बारे में तो नहीं बताया इन्होंने। डकैती खत्म हो गई, अरे एनसीआरबी के आंकड़े, राजनी खत्म हो गई, एनसीआरबी के आंकड़े ही बता रहे, उसके बारे में तो नहीं बताया। आंकड़े आप दे दीजिए। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, आंकड़े में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसको मानते हैं विवेक जी? लीजिए। अरे मानते हैं, ये लोग मानते हैं दिन भर बैठ के 80 करोड़ नीति आयोग को आपके अंडर में है, ले रहे हैं तो हम मानते हैं। हम क्यों नहीं मानेंगे? जी। अगर 80 करोड़ लोग गरीब बता करके मुफ्त राशन के पोषक हैं, उसको भी मानते हैं। और अगर आप इसको साबित कर देंगे तो इसको भी मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जवाब। अब देखिए, अब आंकड़े हम साबित करें और यहाँ पर आकर जो है ये झूठ मूठ के आंकड़े दे देंगे कि एनसीआरबी ने लिख दिया। बीजेपी से नहीं, संस्थाओं के दीजिए ना। आप लोग जो है, अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी विरोधी दल के लोग हैं, जनता को भी थोड़ा समझा दीजिए कि भाई योगी जी काम करने में सक्षम नहीं है, उनका प्रशासन ठीक नहीं है, तो जनता को भी किसी संस्था के आंकड़े दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी संस्था के आंकड़े दीजिए, मान लेंगे। सरकारी संस्था मान लेंगे। बोलिए अश्विनी भाई, बोलिए। क्यों नीति आयोग सरकारी संस्था नहीं है? लीजिए। तो नीति आयोग को तो आप ही नहीं मानते। अरे महाराज, हम तो मान ही रहे भाई। नीति आयोग तो कह रहे हैं 25 करोड़ के आंकड़े उन्होंने दिए हैं, आप नहीं मानते। हम तो कह रहे हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है सबसे अच्छी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे बेहतर रहेगी। मानेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो है यहाँ देश की एसबीआई का आया है 7 पॉइंट से ऊपर जो है हमारी हो गया। रिपोर्ट को भी मानते हैं ना, जो कुंभ में भ्रष्टाचार बता रही थी। क्या बात करेंगे? चल ठीक है। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा में यहाँ में देखा जमकर कटाक्ष किए गए और यहाँ पर निश्चित रूप से बात भी की गई, बेहतर कानून व्यवस्था की बात भी की गई, आंकड़ों की बात भी की गई और तमाम यहाँ पर यह भी चर्चा की गई कि स्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिल रहा है। अश्विनी भाई का अपना कहना था, विवेक पांडे का अपना कहना था और दिलीप यशवर्धन भाई का अपना कहना था। और यहां पर सब बात एक ही निकल के आई, काम तो होता रहता है कार्यवाहक से भी स्थायी से भी, पर जो एक शब्द होता है अस्थायी और स्थायी में, उस स्थायी शब्द का जो वजन होता है उसका आधार जो होता है बड़ा होता है। कार्यवाहक से हम व्यवस्थाओं को कुछ समय के लिए संभाल सकते हैं, पर जब स्थायी होता है तो स्थायी के साथ जो व्यवस्थाएं आती हैं
वो जिम्मेदारी को साथ लाती हैं। और जब जिम्मेदारी आती है तो यहाँ पर जवाबदेही तय होती है, और जब जवाबदेही तय होती है तो यहाँ पर परिणाम और बेहतर आते हैं, जिनकी उम्मीद जनता जनार्दन करती है, जिनकी उम्मीद सरकार भी सोचती है कि हम करके आएंगे, और जिनकी उम्मीद पर आज व्यवस्थाएं कायम भी हैं। तो व्यवस्थाओं को बनाना है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को स्थायी जीपी कब मिलेगा, ये सवाल 18 महीने चला आ रहा है और आज भी सवाल ही है। और आने वाले समय में कैसी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग रूबरू होंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल यहाँ पर चुनाव आ चुका है और 24 चुनाव के चलते तमाम तरह की सरगर्मी भी लगातार चली आ रही है। तो आज की दोपहर चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।